हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा मैट ट्री पे कि लार्ज स्केल रिमूवर ऑफ बन्नीज इज नॉट अ सोल्यूशन। यानी ये मैट ट्री बन्नी ग्रासलैंड में है। बन्नी ग्रासलैंड कहाँ है? आपका गुजरात में, कच्छ रीजन में। अब ये एक इन्वेसिव स्पीशीज है मैट ट्री। अगर हम इसको लार्ज स्केल पे रिमूव करते हैं, उससे बन्नी ग्रासलैंड रिस्टोरेशन में इतनी मदद नहीं मिलेगी। सस्टेनेबल रिसोर्सेज की तरफ, तरीकों की तरफ हमको जाना पड़ेगा। इस केस स्टडी को हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो पहले ये टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या ये केस स्टडी है पूरी। देखिए, एक इन्वेसिव स्पीशीज़ है। पहले तो आप जानिए कि इन्वेसिव स्पीशीज़ क्या होते हैं। इन्वेसिव स्पीशीज़ होता है जो एक जगह के नेटिव नहीं होते, बाहर से आते हैं, एलियन होते हैं, बाहर से आते हैं। जैसे बन्नी ग्रासलैंड है। बन्नी ग्रासलैंड का जो एरिया है, यहाँ पे पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो यहीं पे उगते हैं, ग्रो करते हैं, वो रहते हैं। अब इन्वेसिव स्पीशीज़ यानी इसको कहीं बाहर से लाके, ये जो प्लांट है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जिसको मैट ट्री कहा गया है, उसका साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। इसको बाहर से लाके हमने यहाँ पे ग्रो करवाया। अब यहाँ पे पहले भी बहुत सारे प्लांट्स थे। अब इन्वेसिव स्पीशीज क्या करते हैं, ये इतने ज़्यादा ग्रो होने लग जाते हैं कि जो यहाँ की ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसको भी खतरा हो जाता है, उसको भी रिमूव करने शुरू कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया आपके इन्वेसिव स्पीशीज, या जिनको हम एलियन स्पीशीज बोलते हैं। अब बन्नी ग्रासलैंड में भी यही हुआ। आगे आपको मैप पे दिखाऊंगी बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पे है। वहाँ पे बात की जा रही है कि अगर हम इस प्रोस्पोसिस जूलीफोरा, एक पेड़ है ये प्रॉपर बड़ा, अगर इसको अप्रूट करें, जड़ से उखाड़ दें, तो क्या जो बन्नी ग्रासलैंड है वहाँ के जो नेटिव ग्रासेस हैं वो ग्रो करेंगे? क्या हम बन्नी ग्रासलैंड को रिस्टोर कर पाएंगे? वहाँ की जो नेटिव यानी वहाँ के जो ओरिजिनल प्लांट डाइवर्सिटी है, क्या वो फिर से ग्रो कर पाएगी? तो ये पूरा मसला है जिसको हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आपको इन्वेसिव स्पीशीज, एलियन स्पीशीज क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे हम प्रोस्पोसिस जूलीफ्लोरा की बात करें जो कि इन्वेसिव स्पीशीज है। बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पे है, और हम यहाँ पे उसकी नेटिव प्लांट डाइवर्सिटी रिस्टोर करने की बात करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे ये टॉपिक डिटेल में आया था कि सिर्फ ये सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे स्टडी का मानना है कि सिर्फ अगर आप प्रोस्पोसिस को हटाओगे तो वो नेटिव सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसोपिस है, काफ़ी लोगों का रोजगार इस इन्वेसिव स्पीशीज से चलता है, उनका लाइवलीहुड इससे चलता है। वो इसे फायरवुड, चारकोल बना के इसको यूज़ करते हैं। लोपिंग क्या होती है? देखिए, एक तो हो गया पेड़ को अपरूट करना, जड़ से उखाड़ देना। एक हो गया लॉपिंग में क्या होता है कि आप पेड़ की ब्रांचेस जो होती हैं उसको काटते हैं। ब्रांचेस काटेंगे, लोकल कम्युनिटीज बहुत देर तक ये करती रही, प्रैक्टिस करती रही कि लॉपिंग करती रही चारकोल मेकिंग के लिए, कि वहाँ से चारकोल बनाते हैं पेड़ से, क्योंकि उसको एज अ फ्यूल, ईंधन की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे वहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा कि आप कहेंगे वहाँ की ओरिजिनल डाइवर्सिटी वापस आ गई, ऐसा नहीं हुआ। अब साइंटिस्ट का मानना है कि अगर प्रोस्पोसिस को अगर आप रिमूव करेंगे तो ये क्या इकोलॉजिकली फिजिबल हो सकता है, लेकिन इसके सोशियो इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ्स हैं। यानी लोकल कम्युनिटीज़ ये जो इन्वेसिव वुडी ट्री है इस पे डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, क्योंकि वो उससे जो लकड़ी है वो लेते हैं, उससे चारकोल बनाते हैं, उसको फायरवुड के लिए यूज़ करते हैं। तो उनका रोज़गार इस पर डिपेंड करता है। अगर आप इसको पूरी तरह से उखाड़ देंगे, अपरूट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो वो जो लोग इस पर डिपेंड करते हैं, लोकल कम्युनिटीज़, उनका क्या होगा? तो यहाँ पे ट्रेड ऑफ है कि लोकल कम्युनिटीज़ का रोज़गार, या फिर आप यहाँ पे रिस्टोर करना चाहेंगे ग्रासलैंड को, तो यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ्स भी आपको नज़र आएगा, सोशियो इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ। जब मतलब ऐसा कंडीशन आ जाता है ना कि आइदर इस चीज़ को चूज़ कीजिए या इस चीज़ को चूज़ कीजिए, तो आप किसको चूज़ करेंगे? तो हमको कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि उनका लाइवलीहुड भी रहे, और इस पेड़ को हम कम से कम ग्रो होने में भी कम कर सकें, ताकि नेटिव स्पीशीज़ वापस से ग्रो कर सकें। तो यहाँ पे यही सजेशन की दी गई है कि लैंडस्केप को अगर मेंटेन करना है तो एक मोज़ाइक यानी मिक्स तरीके से आप कर सकते हैं कि नेटिव ग्रासलैंड की स्पीशीज़ जो है वो भी रहे, और ये इन्वेसिव ट्री जो है ये भी रहे, जब तक कि जो ये प्रोसोपिस है ये लोगों का रोज़गार सपोर्ट करता है, तब तक हम इसको पूरी तरह से
हटाएं नहीं, इसको रिमूव ना करें जब तक कि हम इस पूरे प्रोसेस को पूरी तरह से समझ नहीं जाते। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम बन्नी ग्रासलैंड के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक हमने इस इन्वेसिव स्पीशीज़ के बारे में बात की जिसका नाम है प्रोसोपिस जूलिफेरा, और यहाँ पे हमने बोला कि पूरी तरह से रिमूव, सजेशन यही है कि एक मोजाइक तरीके से हम ग्रासलैंड को डेवलप कर सकते हैं कि थोड़े इन्वेसिव प्लांट्स भी रहे और नेटिव भी रहे। अब बन्नी ग्रासलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए कहाँ है, ये गुजरात में है। गुजरात में भी कहाँ, जो ये कच्छ रीजन है। अब यहाँ पे कच्छ रीजन आप देखें मोस्टली डेजर्ट है यहाँ पे, लेकिन ये ग्रासलैंड यहाँ पे है, और बन्नी एरिया इस कच्छ रीजन में भी यहाँ पे ये ग्रासलैंड आपको ये दिखेगा, बन्नी ग्रासलैंड। ओके, यहाँ पे कच्छ के बन्नी ग्रासलैंड में अराउंड 60 स्पीशीज हैं ग्रासेस के। इंडिया का लार्जेस्ट है, बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ आपको यहाँ मिलेगी। लेकिन बन्नी एरिया अगर आप देखेंगे ये मिल्क इकोनॉमी बेस्ड है। यहाँ पे एनिमल्स, लाइफ स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। 10 साल पहले की स्टडी है वो ये बताती है यहाँ पे एनिमल पॉपुलेशन डबल है ह्यूमन पॉपुलेशन से। लोग कम हैं, एनिमल ज़्यादा हैं। लोग लाइफ स्टॉक पे डिपेंड करते हैं। मिल्क बेस्ड इकोनॉमी यहाँ की, डेयरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चलती है। ग्रासेस जो है यहाँ पे एक तो ये वाटर लिमिटेड रीजन है काफ़ी समय से, तो उस तरह के ग्रासेस ग्रो करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया बन्नी मिल्क बेस्ड इकोनॉमी है। मिल्क बेस्ड इकोनॉमी है तो यानी बहुत सारे लाइफ स्टॉक यहाँ पे होंगे, कैटल होगा, गोट्स होंगी, शीप होंगे, यही लाइफ स्टॉक लोग रखते हैं। मिल्क बेस्ड इकोनॉमी में भी यही चलेगा। अब यहाँ पे सॉल्ट वाटर लविंग ग्रासेस हैं, वो ग्रासेस जो सॉल्ट वाटर में ग्रो करते हैं, वो ग्रासेस जो कि स्वीट वाटर लविंग ग्रासेस हैं। तो बन्नी में ये दोनों आपको मिलेंगे। अब जिस तरह से हमको अपने खाने में सॉल्ट भी पसंद रहता है, मीठा भी पसंद रहता है, तो इसी तरह से जो ये लाइफ स्टॉक हैं ये सॉल्टी ग्रासेस, स्वीट ग्रासेस दोनों पे फीड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप पॉपुलर पैलेटेबल स्वीट ग्रास स्पीशीज देखेंगे तो सच एज ये है डिशैंथियम एन्यूलाटम दनई जिसको बोला जाता है, एल्यूसिन कंप्रेसा, सॉल्टी हर्ब्स में क्रेसा क्रेटिका, एलियोरोपस लैगोपोइटस, ये सॉल्ट और स्वीट स्पीशीज का नाम पे दिए रखा है कि कौन से ग्रासेस यहाँ पे ग्रो करते हैं। अब हम बात करते हैं इस इन्वेसिव स्पीशीज की जिस पे इतना हल्ला हो रहा है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ये इंट्रोड्यूस किया गया बन्नी में 1961 में। 1961 में ये आया, और यहाँ पे इसको इसलिए लाया गया कि इतना सॉल्ट पैन डेजर्ट है उसको चेक करने के लिए कि ये ग्रो करेगा, थोड़ा जो डेजर्ट एरिया है वो कम होगा। ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है विच लाइज इन बन्नीज नॉर्दर्न फ्रिंजेस। अब ये प्रोसोपिस यहाँ पे अराउंड 50% फैल चुका है इस ग्रासलैंड पे, और इसके इकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट्स हैं। इन्वेसिव स्पीशीज बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। अब एक हैंड पे अगर आप देखेंगे प्रोसोपिस को लोकल लोग मैड ट्री बोलते हैं, पागल पेड़ काइंड ऑफ, और गुजराती में इसको गांडो बवाल कहा जाता है। यहाँ पे जितने भी स्ट्रेचेस थे, ओपन स्ट्रेचेस थे ग्रासलैंड के, अब वो वुडलैंड्स बन चुके हैं। लेकिन नुकसान क्या हुआ, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा है कि जो कैटल थी वो ग्रास पे फीड करती थी, लेकिन अब ग्रास हट चुका है, उसकी जगह ये ट्री जो है वो ग्रो कर गया है। तो जो खाना है, फॉडर है कैटल के लिए, वो कम हो गया। लोगों का जो लाइवलीहुड है, जो मालधारीज थे, जो मालधारीज कम्युनिटी थी, पैस्ट्रोलिस्ट थे, तो उनका लाइवलीहुड भी इससे ऑल्टर हो गया है, थोड़ा डिफरेंट हो गया है। रिसेंट स्टडी आपको ये बताती है कि अगर आप प्रोसोपिस को रिमूव करेंगे, रिमूव करने से बेहतर है इसको मैनेज करना। कि मैनेज कैसे करें, कि अगर मैकेनिकली रिमूव करें या इसकी लॉपिंग की जाए तो देखा जाएगा कि किस तरह की मैनेजमेंट टेक्निक्स इन्होंने पिछले 3-4 सालों से लगाई, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जैसे मैंने बताया ये लॉपिंग करते थे कि उसकी ब्रांचेस काटते थे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है कि जो नेटिव ग्रासलैंड्स हैं, जो नेटिव ग्रासेस हैं या प्लांट्स हैं उस एरिया के, वो ग्रो किए। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मैनेजमेंट में क्या है कि आप अगर नेटिव ग्रासलैंड की प्लांट डाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो लॉपिंग की जगह आपको उनको मैकेनिकली रिमूव करना पड़ेगा, उसको अपरूट करना पड़ेगा। अपरूट क्यों करना पड़ेगा, एक तो जो ये प्रोसोपिस है, इसकी रूट्स जो है वो बहुत डीपली रूटेड है। डीपली रूटेड यानी
पानी ग्राउंड वाटर से ये ले लेता है और बहुत जल्दी से फिर से ग्रो कर लेता है, और आप जितना मर्जी इसको काटेंगे थोड़ी देर के बाद फिर से ग्रो करके हार्वेस्टेबल साइज तक ये पहुंच जाएगा। अब बहुत जल्दी ये ग्रो करता है, डीप रूटेड है, ग्राउंड वाटर इजीली एक्सेस कर लेता है और शैलो रूटेड स्पीशीज को आउटकम कर जाता है। अब जिनकी इतनी रूट्स लंबी नहीं रहेंगी वो स्पीशीज खत्म होने लग जाती हैं। अगर हमको ग्रासलैंड रिस्टोर करना है तो सिर्फ मैकेनिकली अप्रूट करने से नहीं चलेगा, उसके आगे की भी कुछ प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। लेकिन पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, या जिस तरह से सजेशन था कि मोज़ाइक वे में, कि कुछ ये प्रोसेस भी रहे और कुछ आपके नेटिव जो प्लांट डाइवर्सिटी है वो भी रहे, क्योंकि लोग चारकोल इससे बनाते हैं। तो मैनेजमेंट एक्टिव को ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया गया है ताकि लोगों का रोज़गार जो है वो चलता है। लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं इसके रिमूवल को लेकर, कि स्पेशल स्केल पे आप देखें तो बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क चाहिए, क्योंकि 50% ये ग्रो कर चुका है कि आप उसको कहाँ से रिमूव करेंगे। उसके बाद जो टारगेट स्पीशीज़ हैं, आपके डिज़ायर्ड टारगेट स्पीशीज़ हैं, उनको भी आपको देखना है, जिनको आपको रीजनरेट करवाना है। रिमूवल साइट्स पे कहीं आप उन ग्रासेस को रिमूव ना कर दें, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की भी यहाँ पे ज़रूरत है। उसके बाद जो एक बार आपने इसको रिमूव कर दिया, लेकिन आप इसके सीड्स भी हैं और इसके सीड्स जो हैं वो बहुत ही हार्ड हैं, आप उनको तो नहीं हटा सकते, थोड़ी देर के बाद वो जर्मिनेट कर जाएंगे, आप जितना मर्जी रिमूव करें। इसलिए इसको रिमूव करने के बाद आने वाले सालों में भी फॉलो अप्स जो हैं वो करने पड़ेंगे। अब एनिमल्स का क्या रोल रहता है? जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो इसके सीड्स को बहुत ज़्यादा डिस्पर्स करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे वो ग्रो करेंगे। और इनफैक्ट अगर एनिमल के इंटेस्टाइन से होके इसका सीड गुजरता है तो वो ज़्यादा वायबल हो जाता है और भी अच्छे तरीके से ग्रो करता है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है अगर आप इन ग्रासलैंड्स को रिस्टोर करना चाहते हैं। एटलीस्ट 5 से 10 साल लगेंगे फॉलोइंग द रिमूवल ऑफ ट्रीज़ को एक बार रिमूव करने के बाद भी 5 से 10 साल का प्रोसेस है कि इसके सीड्स को भी मैनेज किया जाए। तो एक तो ये थोड़ा कॉस्टली भी है, क्योंकि इसके सीड्स को भी आपने अपरूट करने के बाद इराडिकेट करना है, और जितनी भी हमारी मैनेजमेंट रेजाइम्स हैं जो ग्रासलैंड को रिस्टोर करना चाहिए वो सब्सिक्वेंट स्टेप्स पे काम नहीं करते, वो सिर्फ अपरूट करते हैं, पेड़ को निकाला और वहीं छोड़ दिया, सीड्स फिर से ग्रो करेंगे तो आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ पे ग्रासलैंड के नेटिव स्पीशीज़ ग्रो नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इस तरह की मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अब बाकी के स्टेट्स जहाँ पे सेम स्पीशीज़ ग्रो करती है, तमिलनाडु में प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को कहा जाता है सिमाई करुवेलम। इसको 1959 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। पर्पस क्या था? फायरवुड का जो शॉर्टेज था उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि ये ट्री जल्दी ग्रो करता है, फायरवुड लोगों को देगा। अब ये जो प्रोसोपिस है ये सेंट्रल अमेरिका का नेटिव है। इसका अगर आप हिस्ट्री ट्रैक करना चाहेंगे 1877 में लिटरेचर में आपको इसका जिक्र मिलेगा। फिर 20th सेंचुरी में थ्रू आउट इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका ये ग्रो किया। 2018 की स्टडी जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है वो इसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की बात करता है। इसको अपरूट करने की बात नहीं करते, पूरी तरह ख़त्म करने की बात नहीं करते, बोलते हैं कि सस्टेनेबली हम इसको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि लोग जो हैं जिस तरह से तमिलनाडु के बताए या कच्छ डिस्ट्रिक्ट के लोग बताए वो इस पर डिपेंड करते हैं। तमिलनाडु की चारकोल प्रोड्यूसर है और यहाँ पे प्रोसोपिस का एक सिग्निफिकेंट रोल रहता है। इंडिया के ग्रासलैंड इकोसिस्टम को अगर आप देखेंगे तो 31% इंडिया ने लूज़ किया है 5.65 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ग्रासलैंड एरिया पिछले 10 सालों में। बाकी के स्टेट्स जहाँ पे लैंड बहुत डिस्ट्रॉय हुआ है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश। मोस्ट वाइड स्प्रेड ग्रासलैंड अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इम्पेरेटा ग्रासलैंड्स है। मेजॉरिटी ऑफ ग्रास स्पीशीज़ जो इंडिया में आपको मिलेंगी वो कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं? एंड्रोपोजिने, पेनिसिए, इराग्रोस्टिए। ओके, परसेंटेज भी आगे दी है। एरिया अंडर कॉमन लैंड्स डिक्रीज, कॉमन लैंड जो होता है वो कितना डिक्रीज हुआ है? 73.02 MHA। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे देखेंगे ग्रास लैंड्स ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुए हैं। और क्यों डिक्रीज होते हैं? ग्रास लैंड्स को क्या थ्रेट्स हैं, किस वजह से डिक्रीज हो रहे हैं? ओवर ग्रेजिंग,
एक तो कैटल को यहाँ पे ओवरग्रेज कराया जाता है, मैनेजमेंट बहुत पुअर है और पेड़ काटे जाते हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन है। ये डायरेक्ट ड्राइवर्स हैं। इनडायरेक्ट क्या है कि पास्चर्स को क्रॉपलैंड्स बना दिया गया है और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का प्रेशर, ये इनडायरेक्ट ड्राइवर्स हैं कि आपका ग्रासलैंड खतरे में है। ग्रासलैंड्स आपके डिग्रेड होंगे तो क्या कंसर्न है, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया है क्योंकि सेमी एरिड ग्रासलैंड्स में ही रहता था और इसका हैबिटेट खतरे में है। जिन एनिमल्स का, वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट खतरे में होगा उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी। यूनिक शोला ग्रासलैंड्स हाई ऑल्टीट्यूड रीजन वेस्टर्न घाट्स में, नीलगिरी ताहर को ये हैबिटेट प्रोवाइड करते थे। एंडेंजर्ड माउंटेन ऑन्गुलेट है, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, तो उसका भी पॉपुलेशन कम होने लग गया। उसके बाद मोनोकल्चर शुरू हो गया यूकेलिप्टस का, ब्लैक वाटल का मिड 1980s में, इससे भी ग्रासलैंड्स आपके डिग्रेड होने लग गए, राइट। तो आज के टॉपिक में हमने प्रोसोपस जूलीफ्लोरा के बारे में पढ़ा जिसको मैड ट्री कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने यही बात की कि क्या इसको प्रॉपरली अपरूट कर देना चाहिए अगर आप नेटिव ग्रासलैंड्स को रिस्टोर करना चाहते हैं, या सस्टेनेबल मैनेजमेंट करनी चाहिए। और अगर आपको सस्टेनेबल मैनेजमेंट करनी है जो कि सजेस्टेड है, तो आपको सिर्फ अपरूट करके ट्रीज को छोड़ना नहीं है और 5-10 साल का प्रोसेस है जिसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोसोपस जूलीफ्लोरा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गांडो बवाल and it was introduced to Banni in 1961 to check the ingress of salt pan desert। तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे पोल अटेंड करके आप देख सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।